Study IQ IAS. Smart aspirants number one choice. भारत में जब भी राजनीति यानी कि सियासत की बात की जाए तो कितने ही विहंगम से दृश्य दिखते हैं। समझ नहीं आता ये लोकतंत्र है या लोकतंत्र का तमाशा। पिछले कुछ वर्षों में भारत की अगर बात की जाए तो बहुत से ऐसे दृश्य दिखते हैं, है ना, जहां पे समझ ही नहीं आता कि दरअसल भारत के लोगों ने जिन्हें चुना है उन्होंने किसको चुना है। क्योंकि कई बार स्थितियां ऐसी बदलती हैं कि लगता ही नहीं कि ये वो लोकतंत्र है जिसे दरअसल लोगों ने चुना है। हाल ही में तृणमूल कांग्रेस में जो हमने एक टूट देखी, ये हमें बार बार एहसास करा रही है कि ये लोकतंत्र कहीं ना कहीं कमजोर हो रहा है। और ये जो पार्टियों के अंदर जो राजनीतिक विखंडन हो रहा है, इसकी गर्त कितनी ज्यादा बढ़ गई है ना। पहले हमने इसको शिवसेना में देखा था और बहुत सारी पार्टियों में इसको हमने देखा। तो बात एक ये भी होती है कि जो दलबदल का कानून आया, क्या दलबदल के कानून में कुछ लूप होल है? क्योंकि पहले 1/3 की बात की गई थी, फिर 2/3 हुआ। अब 2/3 होने के बाद भी इतने सारे अगर बदलाव हो रहे हैं या इतने सारे दलबदल हो रहे हैं तो स्थिति कहां पर जाके रुकेगी? हम इस पर ही आज विस्तार से बात करेंगे, ठीक है। ये मेरा टेलीग्राम है, ये मेरा इंस्टाग्राम है, स्कैन करके जुड़ जाइए। जब टेलीग्राम ऑन हो जाएगा तो मैं यहाँ पे पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, इंस्टाग्राम पे आप मुझसे बात कर सकते हैं। चलिए, अब है क्या कि आपने 2022-23 में देखा था महाराष्ट्र में जो शिवसेना में दरार आई, है ना, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, उसमें जो दरार आई। शिवसेना में जो एकनाथ शिंदे ग्रुप था उसमें लगभग 40 विधायक आ गए। एनसीपी जो अजीत पवार ग्रुप था उसमें लगभग 41 विधायक आ गए। और जो प्रॉपर बनी बनाई पार्टियां थी जिनको दरअसल लोगों ने वोट किया था, वो टूट के एक नई पार्टी बन गई। इस प्रकार की चीजें देखी। चुनाव आयोग द्वारा विद्रोही गुटों को असली पार्टी की मान्यता मिल गई क्योंकि वहां पे ज्यादा लोग चले गए थे, है ना, 2/3 से ज्यादा। अब अभी आपको पश्चिम बंगाल के चुनाव के दौरान पता चला कि जो 20 सांसद थे वो एनडीए के समर्थन में आ गए। एक पार्टी एनसीपी आई, मतलब लिटरली उस पार्टी का कागज पे कोई बड़ा अस्तित्व तो है ही नहीं। मात्र 75 रुपए नकद वाली उसका बैंक है, एक डमी पार्टी के तौर पे है। उस पार्टी में विलय हो गया। वो पार्टी बाद में एनडीए को समर्थन कर रही है ना। ऐसे ही आम आदमी पार्टी के साथ राज्यसभा सांसदों ने बीजेपी में विलय कर लिया। बेसिकली ये जितने भी विलय हो रहे हैं, इनको अगर आप ध्यान से देखें तो ये दरअसल जो केंद्रीय सत्तारूढ़ पार्टी है, जहां जो बहुत सारे प्रदेशों में जिसका शासन है, ये उसके तरफ टिल्टेड है। तो इस कारण एक प्रश्न उठता है कि क्या ये लोकतंत्र के लिए सही है? इस पे ही हम विस्तार से बात करते चलेंगे। तो चलिए पहले हम इसके मूल कारणों पे विचार करें। तो पहला क्या है? पहली जो बात आती है वो 10वीं अनुसूची के दुरुपयोग की बात से शुरू करते हैं। आप सबको पता है कि जब संविधान बना तो 8 शेड्यूल थे, यानी कि 8 अनुसूचियां थी, फिर 4 अनुसूचियां बढ़े, जिसमें से जो दूसरी अनुसूची और टोटल 10वीं जो अनुसूची थी उसमें दलबदल की बात की गई कि 2/3 यानी कि 2/3 सदस्य जो हैं वो जो है, अगर वो एक साथ कहीं किसी और पार्टी में विलय कर ले जाते हैं तो वो मान्य होगा, उससे कम पे दलबदल कानून लगेगा। लेकिन कहीं ना कहीं अब तो पहले तो ये बड़ा संभव सा लगता था, लेकिन आज, अब मैं अभी आपको 3 उदाहरण बता दी, इनफैक्ट 4 उदाहरण बताए। शिवसेना, एनसीपी, तृणमूल कांग्रेस एंड भाजपा, सॉरी, आम आदमी पार्टी। ये जो 4 उदाहरण थे ये बताते हैं कि आजकल तो ये बहुत ज्यादा, और कई बार तो लगता है कि इस प्रकार का प्रॉपर माहौल बनाया जाता है और दलबदल कानून के ऊपर से छलांग मार के सभी सांसद या विधायक चले जाते हैं। दूसरा क्या है? कहीं ना कहीं एक वैचारिक रिक्तता का भी इशू है। जो नेता होते हैं, जो लीडर होते हैं, कई बार वो वैचारिक रूप से कमजोर दिखते हैं और उसका असर उनकी पार्टी में दिखती है। ये जो टूट दिख रही है, ये टूट दिखती है। और कई बार संगठन के नाम पे लोग विचारधारा की राजनीति करने लगते हैं। ऐसा भी कई बार ट्रिगर होता है और लोग टूट जाते हैं, अलग हो जाते हैं। और कई बार तो आप सबको पता है कि ईडी हो या सीबीआई हो, उसका डर दिखा के भी इस प्रकार के प्रयास होते हैं कि भाई तोड़ दो उस पार्टी को और आ जाओ हमारे पार्टी में या जुड़ जाओ हमारे संगठन में। तो कहीं ना कहीं ये कुछ 4-5 मूल कारण हैं जिस कारण इस प्रकार की चीजें बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। अब अगर हम देखें तो विलय का छलावा क्यों है? क्योंकि जो विद्रोह की बात करते हैं तो किसी भी बड़े क्षेत्रीय दल के 2/3 सांसद या विधायक अगर अलग हो जाए तो बड़ी बात है ना। अब तकनीकी बचाव क्या है कि 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्यता से बचने के लिए यह अनिवार्य है। तो पहले तो 1/3 सोचते थे तो कहते थे यार हम पे दलबदल लग जाएगा, हम बाद में हटा दिए जाएंगे, तो करते नहीं थे। अब 2/3 पूरे के पूरे आके जुड़ जा रहे हैं पार्टी में। दिस इज समथिंग जो थोड़ा कंसर्निंग है।
अगला क्या है, विद्रोही समूह किसी अज्ञात या निषिद्ध पार्टी में विलय करते हैं, अब वो बाद में जाके एनडीए को या जो केंद्रीय सत्ता है या जो भी मजबूत सत्ता है उसको समर्थन दे देते हैं। अब है क्या कि अब यही डमी पार्टी सीधे सत्तारूढ़ गठबंधन एनडीए की एक पार्टी बन जा रही है। ये लिटरली भारत के 99.99% लोग जिस पार्टी के बारे में नहीं जानते थे उस पार्टी में जाके विलय होता है और वो जुड़ जाती है जो केंद्रीय नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है उससे। तो कहीं ना कहीं तकनीकी रूप से कोई उल्लंघन नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम वैचारिक रूप से देखें तो जो संविधान की अंतरात्मा है, संविधान की जो भावना है, उसका तो उल्लंघन देखने को मिलता ही है। ठीक है, अब दल बदल को आकार देने वाले 3 प्रमुख कारक क्या हैं? तो पहला, चुनाव आयोग ने कहा, जो इलेक्शन सिंबल्स ऑर्डर की अगर हम बात की जाए तो वो तय करता है कि असली पार्टी कौन है। मतलब पार्टियां और उनके सिंबल्स तय कौन करेगा? चुनाव आयोग। तो चुनाव आयोग कई बार आरोप लगते हैं कि वो केंद्रीय सत्ता की तरफ, ठीक है, थोड़ा सा टिल्टेड, झुका हुआ है। तो केवल विधायकों के बहुमत को आधार मानना विचारधारा पक्ष की वो अनदेखी कर देते हैं कि भाई विचारधारा तो उस पार्टी से ओरिजिनेट हुई थी, ये सभी बागी विधायक किसी और पार्टी में जा रहे हैं, लेकिन चूंकि ये डिस्क्रिशन चुनाव आयोग का है तो भाई वो फोर्स कर देता है उधर। अगला क्या है, विधानसभा अध्यक्ष दो दल बदल में निर्णायक प्राधिकारी हैं। अब अक्सर विधानसभा अध्यक्ष या लोकसभा अध्यक्षों की बात की जाए तो निश्चित तौर पे वो सत्तारूढ़ पार्टी के होते हैं, वो उनका ही समर्थन करेंगे। और अगर हम बात करें जांच एजेंसियों की तो कई बार भ्रष्टाचार के मामलों की जांच उठा दी जाती है और फिर ये तय किया जाता है कि कितने सारे सांसदों को हमको अपने पक्ष में कर लेना है। यद्यपि सीधे सीधे ये नहीं दिखता, पर जो बैकएंड में नैरेटिव दिखते हैं वो इसी तरफ इशारा करते हैं। चलिए, अब अगर हम देखें तो 1985 में जो मूल कानून था, 52वां संविधान संशोधन, उसमें विभाजन स्प्लिट की अनुमति 1/3 सदस्य को तय किया गया था। तो छोटे पैमाने पर दल बदल को रोका गया, लेकिन थोक दल बदल बहुत सारे हो रहे थे तो उसको चेंज किया गया। ठीक है, 91वां जो संविधान संशोधन था वहां से 1/3 को बदल के 2/3 कर दिया गया और विलय या मर्जर की जो है वो अनुमति दे दी गई, है ना। कानून सख्त हुआ, पर मंत्री पदों का आकार 15% तय किया गया कि इससे ज्यादा ना हो, है ना। अब हुआ क्या कि आधुनिक दुरुपयोग की बात की जाए तो विलय प्रावधान का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है ना। ये कानून पॉलिटी की क्लास में मैंने कितनी बार पढ़ा है, लेकिन ये वो चीज है जो जिसको फांदा जा रहा है। क्या किया जा रहा है? छोटे दलों को अधिग्रहण हो रहा है, अध्यक्ष द्वारा फैसले में असीमित देरी हो रही है और 10वीं अनुसूची लगभग निश्चित, मतलब लिटरली 10वीं अनुसूची का सेंस नहीं रह गया है, क्योंकि वो जिस दल बदल को रोकने के लिए है, ध्यान रखिएगा, दल बदल को रोकने के लिए है। नंबर्स आर जस्ट फैक्ट्स, बट दल बदल क्या है? विचारधारा का बदलना है। और इसको लेके 10वीं अनुसूची एकदम से मौन है। नंबर्स की बात की जा रही है, नंबर पे काम हो रहा है, बाकी चीजें गौण हो जा रही है। ठीक है, अब कुछ केसेस हैं, जैसे कि होतो होलोहान का केस है। 10वीं अनुसूची को वैध माना, अध्यक्ष को फैसले की न्यायिक समीक्षा संभव, पर केवल दुर्भावनाएं संविधान उल्लंघन के आधार पर हो सकती है। उसके बाद अगर हम देखा जाए तो किशोम मेघा चंद्र का केस है। अध्यक्ष को अयोग्यता की याचिकाओं पर अधिकतम 3 महीने में निर्णय लेना चाहिए, पर इस पे हो तो रहा नहीं है। जो लोकसभा अध्यक्ष या विधानसभा अध्यक्ष हैं वो लंबा समय लगा देते हैं, तब तक प्रॉपर दल बदल भी हो जाता है ना। स्वतंत्र ट्रिब्यूनल बनाने का सुझाव यहां पे दिया गया। ठीक है, उसके बाद अगला केस सुभाष देसाई केस। तत्कालीन राज्यपाल द्वारा फ्लोर टेस्ट बुलाना असंवैधानिक घोषित किया गया, फिर भी अध्यक्ष के निर्णय को पलटने से इनकार की बात की गई। लेकिन ये वाला जो केस है, यानी कि जो पड़ी कौशिक रेड्डी केस, इनफैक्ट अगर आपने मेरा करंट अफेयर्स को देखा हो तो मैं 3-4 बार तो इस केस की बात कर चुका हूं, कि हो तो होलोहन की बात भी कर चुका हूं, है ना। क्या है कि अध्यक्ष की निष्पक्षता पे बहुत सारे सवाल उठाए गए और संसदीय सुधारों और 10वीं अनुसूची के पुनर्विचार की तत्काल मांग उठी कि क्या जिन नंबर्स को हमने लिख दिया, क्या सिर्फ लोकतंत्र में नंबर्स ही मैटर करते हैं? अगर नंबर्स मैटर करते हैं तो फिर जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है या जो संविधान की उद्देशिका है, उसमें लिखित मूल भावनाओं का क्या, उन पे क्या कोई बात नहीं होगी? कहीं ना कहीं इस मुद्दे पे उसको बहुत प्रचारिक रूप से बताया गया। ठीक है, अब क्या है, किस प्रकार से संघवाद पे प्रहार है। देखिए, जो राज्य विशिष्ट मुद्दे हैं, जैसे जल विवाद की बात कर लें, भाषा की बात कर लें, कृषि की बात कर लें, उद्योगों की बात कर लें, है ना, पिछड़ेपन की बात कर लें, इस प्रकार के जो मुद्दे हैं वो हाशिए पे चले जाएंगे अगर क्षेत्रीय पार्टियां जो हैं वो कमजोर होती जाएंगी, है ना। राज्य विधानसभाओं में उथल पथल होगा, इसका असर राज्यसभा के जो राज्यों के प्रतिनिधि हैं उन पे पड़ेगा। तो जो राज्यों की बात केंद्रीय स्तर पे उठाई जानी थी वो तो उठेगी नहीं। क्यों? क्योंकि वो उसी हिसाब से उठाई जाएगी जिस हिसाब से केंद्रीय पार्टी चाहेगी, यानी सत्तारूढ़ पार्टी चाहेगी। अगला क्या है,
चुनावों का जो एक, जैसे आजकल जो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उनकी तरफ जो टिल्टेड है कि हर जगह पे उनको ही केंद्र में रखा जा रहा है और उनकी ही बात हो रही है, तो इससे कहीं ना कहीं कमजोर विपक्ष का एक मॉडल सामने आ रहा है। हम कमजोर विपक्ष पे भी बात करेंगे, ठीक है। उत्तर व पश्चिम में राष्ट्रीय दलों का जो एक अधिकार है, ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जा सकता। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र में विभिन्न मतों का होना, ताकि क्रॉस चेक या क्रॉस एग्जामिन किया जा सके कि दरअसल विकास की गति सही है या नहीं, या विकास सही तरीके से हो रहा है या नहीं। एसआर बोमई केस है जहां में कहा गया कि जो संघवाद है, यानी कि जो खासकर जो फेडरलिज्म जिसे कहते हैं, खासकर इसमें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात की गई थी, ठीक है, वो मूल ढांचा यानी बेसिक स्ट्रक्चर उसको माना गया था। लेकिन क्या ये फेडरलिज्म हो पाएगा, ये जो संघवाद की बात करते हैं, ये मजबूत हो पाएगा अगर इस प्रकार से क्षेत्रीय दलों का विखंडन होता जाएगा तो? ठीक है। अब अनुच्छेद 1 जो राज्य संघ की बात करता है, या विभिन्न अनुच्छेद कहीं ना कहीं रखा गया इसलिए कि संघवाद जो है भारत का मजबूत हो सके, लेकिन संघवाद मजबूत रहा नहीं। अब आ जाते हैं ये जो बहुसत्ता की बात हम करते हैं और विपक्ष के अंत की बात करते हैं, इस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। क्या है पॉलीआर्की, क्या है बहुसत्ता? रॉबर्ट डैल का एक सिद्धांत है कि लोकतंत्र वह है जहां विपक्ष के पास जीवित रहने और सत्ता पाने की वास्तविक संभावना हो। भारत की बात की जाए तो यह संभावना क्षीण होती जा रही है, कमजोर होती जा रही है। लोकसभा चुनावों में हालांकि पिछली बार कांग्रेस की ज्यादा सीटें आई, लेकिन अगर हम एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखें, स्टेट्स की बात करें, तो स्थितियां खराब है ना। शेडो कैबिनेट संसदीय व्यवस्था में विपक्षी वैकल्पिक सरकार के रूप में कार्य करता है, यह भी कमजोर होता जा रहा है, ठीक है। पब्लिक अकाउंट कमेटी जैसी समितियों के माध्यम से सरकार पर नियंत्रण जो था वो भी कमजोर होता जा रहा है ना। अच्छा, अब कमजोर होता जा रहा है। अगला क्या है? अब इंडिया ब्लॉक की बात करें, या जिसे इंडिया अलायंस कहा जा रहा है ना, 26 दलों के गठबंधन में अगर आप आम आदमी पार्टी टीएमसी के रुख को देखें तो कहीं भी नहीं लगता कि ये गठबंधन है। लगता है कि 10-15 जो नाराज जीजा है, नाराज फूफा है, वो एक ग्रुप में बैठ गए हैं और वही वहां पे डिस्कशन कर रहे हैं ना। कांग्रेस स्वयं ऐतिहासिक रिकॉर्ड भी क्षेत्रीय दलों के प्रति सहयोगात्मक नहीं रहा। मतलब जब अपनी अलायंस की सरकार वो चला रहे थे, या जब खुद प्रॉपर अपने दम पे सरकार चला रहे थे, क्षेत्रीय दलों के प्रति उनका रवैया भी बहुत सकारात्मक नहीं था। तो कुछ वो चीजें जिनकी बुनियाद पहले रखी गई, इस समय बहुत मजबूती से सामने दिख रही है ना। अब कड़वा सत्य क्या है कि इलेक्शन विदाउट अपोजिशन इज नॉट अ डेमोक्रेसी, ठीक है। ये क्या है? सिर्फ एक रबर स्टैंप ही हो जाएगा कि भाई एक पार्टी है, जो चाहेगी वो करेगी। और जो एक डिसेंट की बात करते हैं, है ना, एक सामने से आवाज की बात करते हैं, वो आवाज क्या हो रही? कमजोर होती जा रही, ठीक है। अब वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो यूके में कोई औपचारिक दल बदल विरोधी कानून नहीं है, पार्टी विप प्रणाली पर निर्भरता है, सांसदों को विवेकाधीन मतदान की गहरी परंपरा दी जाती है। और आप देखे होंगे खुद से प्रधानमंत्री इस्तीफा देके भी हट जाते हैं वहां पे, है ना। जर्मनी में कंस्ट्रक्टिव वोट फॉर नो कॉन्फिडेंस, रचनात्मक अविश्वास प्रस्ताव की बात की जाती है। सरकार गिराने से पहले वैकल्पिक चांसलर तैयार रखना अनिवार्य है, यानी इस प्रकार की जो प्रथाएं हैं वो चालू हो रही हैं। ऐसे ही साउथ अफ्रीका की बात की जाए तो 10वीं अनुसूची से प्रेरित उनका कानून बहुत कड़ा है। और ऑक्सफोर्ड एकेडमी 2024 के अनुसार भारत का मॉडल यहां अत्यधिक प्रभावशाली माना गया। तो भारत में जो मॉडल जो भारत से जनित हुआ वो वहां पे कमजोर है, लेकिन साउथ अफ्रीका में मजबूत है। अगला क्या है कि भारत के कानून से प्रेरित होकर यहाँ पे भी बहस जारी है। वर्तमान में अत्यधिक दल बदल और राजनीतिक अस्थिरता के कारण दिक्कतें चल रही हैं, तो मे भी ये शायद इस दिशा में काम कर सके। पर भारत बहुत बड़ा लोकतंत्र है यार, 150 करोड़ लोगों का लोकतंत्र है, यहाँ पे स्थितियां थोड़ी सी सकारात्मक होनी ज्यादा जरूरी है ना। चलिए, कुछ टर्म्स हैं जैसे सर्वाइवल डिफेक्शन क्या होता है, पॉलीआर्की क्या होती है, वॉशिंग मशीन थ्योरी क्या है, इन सबको प्लीज आप देख लीजिएगा। इन सबको मैंने एक अपने पीडीएफ में रख दिया है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो मेरे ईमेल आईडी यानी कि vikas.singh@study.com पे मेल कर लीजिएगा, मैं पहले भेज दूंगा, नहीं तो मैं इसको अपने टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा बाद में, ठीक है। तो चलिए, आगे की राह क्या है? हमें कानून सुधार करना होगा, स्वतंत्र ट्राइब्यूनल बनाना होगा जो इस बात को तय करे कि ये दल बदल कितना लोकतंत्र सम्मत है, इसकी बात हो सके, ठीक है। अयोग्यता याचिकाओं पे अधिकतम 3 माह में निर्णय लिया जाए, अयोग्यता की जो याचिकाएं हैं, और विलय, ठीक है, जो विलय की समाप्ति है इस पे भी बात कर सके, ये इस प्रकार का ट्राइब्यूनल हो, है ना। और बहुमत के बजाय विचारधारागत निरंतरता के आधार पर पार्टी के नाम चिन्ह का आवंटन किया जाए। इस बात को इंश्योर किया जाए कि लोकतंत्र में, भारत के संविधान में विचारधाराओं का बहुत महत्व है, उसको फोकस किया जाए। इलेक्शन जो कमीशन है उसको स्वायत्तता जरूर दी जाए, लेकिन इस बात को भी इंश्योर किया जाए कि विचारधारा का वो सम्मान कर रही है ना। और इंट्रा पार्टी जो आंतरिक लोकतंत्र है, यानी कि जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, उसमें संशोधन करके दलों के आंतरिक लोकतंत्र
लोकतंत्र को अनिवार्य बनाया जाए, है ना, वहां पे वंशवाद हटाया जाए, इंटरनली कितनी बेहतर तरीके से चीजें ऑर्गेनाइज्ड हैं, इस पे भी थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अब इसको किसी प्रकार का अतिक्रमण न माना जाए, है ना, इस प्रकार की चीजें रहे, चुनाव पूर्व गठबंधन को एक पार्टी का दर्जा मिले, इस प्रकार की बातें हों, नागरिक दबाव, लोग भी इस बात को इंश्योर करें, इस बात का प्रश्न पूछें कि भाई हमने इस पार्टी को वोट दिया था, वहां के 40 सांसद अलग पार्टी में चले गए, अलग दल के साथ चले गए, अलग गठबंधन के साथ चले गए, विचारधारा ही बदल गई, अब हमारा क्या? तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कहीं ना कहीं तय किया जाए। तो क्या है कि लोकतंत्र की ताकत क्या है? विविधता है ना, अनेकता में एकता, हिंद की विशेषता, तो इसकी बात हमेशा की जाती है। क्षेत्रीय दल उस विविधता की राजनीतिक अभिव्यक्ति हैं। इस राजनीतिक अभिव्यक्ति को यदि रोका गया तो हम भारत के लोकतंत्र को कमजोर ही करते जाएंगे। तो ये अब निर्णय भारत के लोगों को करना है कि दरअसल हम किस दिशा में जाएं, है ना, वो गाना है ना कि हम किस गली जा रहे हैं, तय करना होगा कि किस गली जा रहे हैं। भारत का युवा यानी कि आप इस विषय पे क्या सोचते हैं मुझे बताते जाइएगा, आपके विचारों का बहुत सम्मान किया जाएगा। मैं उस पर अगर कोई अच्छे कमेंट्स रहेंगे तो रिप्लाई भी करूंगा, मैं सभी कमेंट्स पढ़ता हूं, ठीक है। चलिए हम बताते चले कि जो हमारे सामान्य दिन की P2I बैचेस हैं, हमने बहुत अच्छे तरीके से इसमें स्मार्ट बैच को इंटीग्रेट कर दिया है, स्मार्ट सिस्टम को इंटीग्रेट कर दिया है। तो असेसमेंट वाला जो पार्ट है, अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बेसिकली ये आपके लिए एक डैशबोर्ड बनाया गया है जो स्टूडेंट को गाइड करेगा कि कैसे बहुत अच्छे से एग्जामिनेशन में अपीयर हुआ जाए। मेरा कोड इस्तेमाल कर सकते हैं विकास लाइव, क्योंकि 22 जून से क्लास शुरू हो रही है, तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो मेरा कोड इस्तेमाल करके मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। 30 जून को हिंदी साहित्य का जो बैच है उसमें एडमिशन क्लोज हो रहा है, और 19 जून को यानी कि जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आज पहला ओरिएंटेशन क्लास था, नेक्स्ट वीक से क्लासेस शुरू होंगी। तो अगर जुड़ना चाहते हो तो मेरा कोड यानी कि विकास लाइव इस्तेमाल करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। सबसे बेहतरीन वैकल्पिक विषय है, जुड़ने के लिए आप मेरे टेलीग्राम पे, मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, vikas.singh@studyIQ.com पे मुझे मेल कर सकते हैं, या StudyIQ में आप 46 यहाँ पे नंबर दिया होगा, यहाँ पे 7640003000 पे आप कॉल करके आप बात कर सकते हैं। मेरा कोड बता दीजिएगा, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो टेलीग्राम इंस्टाग्राम है, 22 जून के बाद टेलीग्राम सक्रिय हो जाएगा, यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी जुड़ के आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। लेकिन कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देती जाइएगा, आपकी कमेंट्स का इंतजार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। Study IQ IAS, making India smarter and better.